नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर राजस्थान की जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर और हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन की क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है आपसे। कि राजस्थान में कौन सा जिला राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। बूंदी, अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। मूंगफली के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। तो यहाँ राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बीकानेर। ठीक है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस जिले में होता है, बीकानेर। ठीक है। या फिर मूंगफली की मंडी पूछ ली जाए आपसे कि मूंगफली मंडी कहाँ पर है, तो यह है बीकानेर। ठीक है। और जो मूंगफली है इसे कहते हैं गरीब की बादाम। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गरीब की बादाम कहलाती है तो मूंगफली गरीब की बादाम। ठीक है। या फिर आ सकता है कि मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। राजस्थान का स्थान दूसरा। ठीक है। और मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान कौन सा है, किसका है, कौन सा राज्य का है, तो गुजरात का ध्यान में रखना है। ठीक है। राजस्थान का दूसरा स्थान है और गुजरात का प्रथम स्थान है। गुजरात का प्रथम स्थान है मूंगफली उत्पादन में, मूंगफली। ठीक है। राजस्थान का दूसरा स्थान है और गुजरात का प्रथम स्थान है। ठीक है। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। गरीब की बादाम कहलाती है मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। कृषक क्रांति, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है वृक्षारोपण, सामाजिक वाणिज्य, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कृषि कृषि में उत्पादकता बढ़ाना। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप बताइए मुझे। हरित क्रांति का अर्थ है, 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या अर्थ है हरित क्रांति का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कृषि में उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित क्रांति जान लेते हैं। कृषि से संबंधित क्रांतियां, हरित क्रांति। हरित क्रांति मतलब में हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि खाद्यान्न उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है, तो हरित क्रांति से है। या फिर पूछा जा सकता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। या फिर पूछा जा सकता है पीली क्रांति।
और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा पूछा जा सकता है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध है किससे? टमाटर से। या फिर पूछा जा सकता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, और गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन। झींगा उत्पादन। या फिर पूछा जा सकता है काली क्रांति। तो काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। या फिर पूछा जा सकता है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति, तो धूसर क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट उत्पादन। सीमेंट उत्पादन से। या फिर पूछा जा सकता है गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति, इसका संबंध है आलू से। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडे से। या फिर पूछा जा सकता है नीली क्रांति। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन। ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है जी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है? सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार फटाफट फिर से है जो कि शेयर कर दीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा स्थित है। ऑप्शन भरतपुर, अलवर, अजमेर, और डी ऑप्शन में दे दिया गया है जोधपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा स्थित है। कहाँ पर स्थित है पद्मा? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी का क्या नाम है? तो वो है पद्मा, और ये किस जिले में स्थित है? तो अजमेर में। ठीक है, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। भरतपुर, भरतपुर में तो राष्ट्रीय शस्यों अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय शस्यों अनुसंधान केंद्र, ये है सेवर भरतपुर। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वे कब की गई थी? 1993 में। ठीक है, और जोधपुर में आप सभी जानते हैं काजल या फिर आखरी अनुसंधान केंद्र है जोधपुर के अंदर। और काजरी की जो स्थापना है वे की गई थी 1959 में, और आखिरी अनुसंधान की स्थापना की गई थी 1985 में। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि काजरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो जोधपुर में। स्थापना कब की गई थी काजरी अनुसंधान की? तो 1959 में। और आखिरी की स्थापना की गई थी कब? 1985 में है। और आखिरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ भी घूम फिर कर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 कि राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? राज्य में किस स्थान से काला संगमरमर निकाला जाता है? ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर। मेहसाना, जयपुर। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मकराना, नागौर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है उदयपुर, डोंगर। उदयपुर
या फिर डी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जैसलमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि राज्य में किस स्थान से काला संगमरमर निकाला जाता है। काला संगमरमर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कौन से जिले से? वैशाली, जयपुर से। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, काला संगमरमर। काला संगमरमर या फिर पीला संगमरमर, सफेद संगमरमर या फिर हरा संगमरमर या फिर लाल संगमरमर, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो काला संगमरमर आप सभी जानते हैं वैशाली, जयपुर। पीला संगमरमर जैसलमेर जिले से प्राप्त किया जाता है। सफेद संगमरमर मकराना, नागौर। ठीक है। हरा संगमरमर उदयपुर, डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर जिले से प्राप्त किया जाता है हरा संगमरमर। और लाल संगमरमर धौलपुर जिले से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठाकर दे सकता है कि हरा संगमरमर राजस्थान के किस जिले से प्राप्त किया जाता है, या फिर हरा संगमरमर राजस्थान के कौन से जिले में मिलता है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि सफेद संगमरमर राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है, तो मकराना, नागौर। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस जिले में थी। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। डी ऑप्शन में दे दिया गया है जैसलमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर फटाफट बताइए, कहाँ पर है सहेलियों की बाड़ी? यह है उदयपुर जिले में। ठीक है, और सहेलियों की जो बाड़ी है इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर में। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से सही नहीं है। निम्न में से सही नहीं है, ये पूछा गया है। क्या दिया गया है आपको? मेहरानगढ़। निम्न में से सही है, ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेहरानगढ़, जैसलमेर, शेरगढ़, बारा। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर सोनारगढ़, जोधपुर। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर जूनागढ़, उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से सही है। इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। देख लीजिए कि निम्न में से सही है। मेहरानगढ़ का जो किला है जैसलमेर में नहीं है, कहाँ पर है मेहरानगढ़ का किला? तो जोधपुर जिले में।
ठीक है। शेरगढ़ का किला 12 में स्थित है, ये राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है। सोनारगढ़ का किला जौनपुर में स्थित नहीं है, जैसलमेर जिले में स्थित है सोनारगढ़। और जूनागढ़ का किला उदयपुर में स्थित नहीं है, कहाँ पर है जूनागढ़ का किला? बीकानेर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कि राजस्थान में कौन सा स्थान है? राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? ऑप्शन आपको क्या दे दिए गए हैं? लाहौर, कोलायत, सी ऑप्शन में सांभर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जोधपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 की राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? कौन सा स्थान? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये भी। कपिल मुनि से संबंधित स्थान पूछ रहा है ये, तो कोलायत। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, कपिल मुनि। इनका संबंध है कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर। और कपिल मुनि का जो मेला है ये कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। और कार्तिक पूर्णिमा को इसके अलावा और कौन सा मेला लगता है? तो आपको पता है पुष्कर मेला भी लगता है अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, पुष्कर मेला लगता है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है अजमेर में। ठीक है। और कपिल मुनि का जो मेला है ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है कि नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ नाथावती, बी ऑप्शन में राम रखे, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हिमन देव, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है किशोरी देवी। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? किसके द्वारा बनवाई गई थी नौलखा बावड़ी? नौलखा जो बावड़ी है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? और डूंगरपुर में। नौलखा जो बावड़ी है का जो निर्माण है ये करवाया था पीमल देव ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नाथावती के द्वारा तो कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था? रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था नाथावती ने। ठीक है, कब करवाया था? 1699 में। और रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा है जो कि राम रसदेव के द्वारा त्रिमुखी बावड़ी पूछा जा सकता है कि त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राम रस्ते के द्वारा। और त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? तो उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो नौलखा बावड़ी का निर्माण पीमल देव के द्वारा करवाया गया था, और नौलखा बावड़ी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है कि किस मंदिर को खम्भों का अजय बगर भी कहा जाता है? एक से बढ़कर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। किस मंदिर को खम्भों का अजय बगर भी कहा जाता है? यहाँ पर आपको मंदिरों के नाम दे दिए गए हैं।
सोमेश्वर मंदिर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है देलवाड़ा मंदिर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणकपुर मंदिर, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कीर्ति स्तंभ। बताइए क्वेश्चन नंबर 9, इस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। चार ऑप्शन से आपके पास खंभों का अजायब घर, तो वो है रणकपुर मंदिर। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, खंभों का अजायब घर कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? रणकपुर पाली में। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है ये करवाया था धनलक्षा ने 1439 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो वास्तुकार है या फिर शिल्पी है रणकपुर मंदिर का, वो है देवपाल। रणकपुर जो मंदिर है किस नदी पर है? मथाई नदी पर। और इसमें इस मंदिर में कितने खंभे हैं? तो 1444। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? तो 1444। ये ध्यान में रखना है आपको, 1444 खंभों की संख्या है। इसी कारण से इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है, खंभों का अजायब घर, क्योंकि इसमें इतने सारे खंभे हैं। इसी कारण से इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर को। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, और देलवाड़ा का मंदिर आप सभी जानते हैं माउंट आबू शिवलिंग में स्थित है। ठीक है, और सोमेश्वर का मंदिर तिराड़ू बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, सोमेश्वर का तिराड़ू मंदिर, इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर हम 10, शीतला माता, शीतला माता का मुख्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन सांगानेर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है विराटनगर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर आमेर, डी ऑप्शन में चाक्षी। आपको सभी राइट आंसर आप कर दोगे कि शीतला माता का मुख्य मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है शीतला माता का मुख्य मंदिर? तो वो है चाक्षी, जयपुर। तो यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, शीतला माता। शीतला माता को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है चेचक की देवी। ठीक है, चेचक की देवी या फिर बच्चों की संरक्षिका। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बच्चों की संरक्षिका किस देवी को कहा जाता है? बच्चों की संरक्षिका या फिर सेडल माता, ये इनके उपनाम है। ठीक है, तो जो शीतला माता है इनका जो वाहन है वे क्या है? गधा। तो इनके जो पुजारी होते हैं वो होते हैं कुमार जाति। ठीक है, और शीतला माता का जो मेला है वो कब लगता है? तो वो लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इन्हें किसका भोग लगाया जाता है? तो इन्हें ठंडा भोग लगाया जाता है, ठंडा। ठीक है, ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है शीतला माता को। और शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है तो वो है शीतला माता। ठीक है, शीतला माता का जो मंदिर है वह है चाक्षी जयपुर। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो शीतला माता का मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शीतला माता है, इसके जो मंदिर निर्माण है
मंदिर का जो निर्माण है वे कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान में रखना है माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शीतला माता के मुख्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा। या राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है? राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर। डब्ल्यू जी आर्चर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है आनंद कुमार स्वामी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? डॉक्टर फैयाज अली। और डी ऑप्शन में आपको यह दे दिया गया है एरिक डिक्सन। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 की राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी के द्वारा कब किया गया था? 1916 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा? तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा कब किया गया था? 1916 में किया जाएगा। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण, इनमें अंतर है। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। कब किया था? 1912 में। कौन सी पुस्तक में किया था? तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। ठीक है, राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं उनमें से आपको देखना है कि आपके कितने आंसर राइट निकलते हैं और कितने रॉन्ग निकलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर अपना आंसर दें। ठीक है, कि आपके कितने राइट निकले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 12। रागमाला किसके द्वारा रची गई? ऑप्शन पुंडलिक विठल। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराणा प्रताप। सी ऑप्शन में पंडित भागवत। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है उस्ताद चांद। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 कि रागमाला किसके द्वारा रची गई है? 4 ऑप्शन है। बताइए रागमाला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित विठल ने इसकी रचना की है। या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा रागमाला। तो महाराणा जो कुंभा है इनके द्वारा तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर परवल, सुधा परवल, सुधा परवल, रसिक प्रिया या फिर चंडी शतक ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, पंडित जो भागवत है इनके द्वारा अनूप संगीत
अनूप संगीत या फिर अनूप विलास ग्रंथ की रचना की गई है पंडित भवभट्ट के द्वारा। और उसका चाणक्य के द्वारा स्वर सागर ग्रंथ की रचना की गई है। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध बम नृत्य किस जिले से संबंधित है। प्रसिद्ध बम नृत्य किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन भरतपुर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर, करौली, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जालोर। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर की प्रसिद्ध बम नृत्य किस जिले से संबंधित है। तो आपको पता है कि जो बम नृत्य है राजस्थान के भरतपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। और बम नृत्य कब किया जाता है तो नई फसल के आगमन पर, नई फसल के आने पर किए जाने वाला नृत्य है बम नृत्य। तो भरतपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है बम नृत्य। ठीक है, बम नृत्य। बीकानेर जिले का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है तो अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य है जसनती संप्रदाय के द्वारा किए जाने वाला नृत्य। करौली का है कौन सा नृत्य लांगुड़िया नृत्य, क्योंकि केला देवी की आराधना पर किया जाता है। ठीक है, और जालोर का ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का पश्चिमी नृत्य है। कौन सी शैली में किया जाता है तो भावना शैली में किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है मुकंदरा की पहाड़ी किस जिले में होती है। मुकंदरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिलों के नाम दे दिए हैं कोटा, झालावाड़। बी ऑप्शन में जोधपुर, नागौर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है काली श्री, काली श्री। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अजमेर, जयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 की मुकंदरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो मुकंदरा की जो पहाड़ी है ये किस प्रदेश का भाग है ये बताइए। मुकंदरा की पहाड़ी तो ये है हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश में आती है मुकंदरा की पहाड़ी। और राजस्थान के 3 जिलों में स्थित है मुकंदरा की पहाड़ी। तो कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में विस्तृत है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि मुकंदरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है तो कोटा, झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। शेर चोटी, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन 1622, बी ऑप्शन में 1722, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1597 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1443। बताइए मीटर है।
ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या करोगे। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और दूसरे नंबर पर है शेर। तीसरे नंबर पर है देलवाड़ा। चौथे नंबर पर है जरगा। पांचवें नंबर पर है अचलगढ़। छठे नंबर पर है आबू। ठीक है, तो गुरु शिखर की जो चोटी है इसकी ऊंचाई आप सभी जानते हैं 1722 मीटर। शेर की ऊंचाई कितनी है 1597 मीटर। और देलवाड़ा की है 1442 मीटर। ठीक है, और जरगा की है उसके बाद 1431 मीटर। और अचलगढ़ की है 1380। और आबू जो पहाड़ है इसकी जो ऊंचाई है वह है 1295 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर शेर चोटी की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, तो शेर की आप देख लीजिए ऊंचाई कितनी है 1597 मीटर है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। ऑप्शन 692, 550, सी ऑप्शन में 930 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1722। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 की अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। तो जो अरावली पर्वतमाला है इसकी जो कुल लंबाई है, और क्या पूछ रहा है कुल लंबाई अरावली पर्वतमाला की, तो 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई वो तो है 692 किलोमीटर। और राजस्थान में कुल लंबाई अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान में कुल लंबाई है, राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है तो 550 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई तो वो है 930 मीटर। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, 930 मीटर। तो इनमें काफी अंतर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 550 किलोमीटर है। और अरावली जो पर्वतमाला है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो 930 मीटर। ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कि सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित। तो यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं कोट बीची, रोपड़। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है कालीबंगा। डी ऑप्शन में दिया गया है जूनागढ़। बताइए क्या पूछा गया है कि सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कालीबंगा। कालीबंगा जो आपको पता है सभ्यता है ये कहाँ पर है हनुमानगढ़ में है राजस्थान के। कालीबंगा सभ्यता इस जिले में ही हनुमानगढ़ कौन सी नदी पर है तो घग्गर नदी पर।
स्टेशन बनकर आ सकता है कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में, तो हनुमानगढ़ में, या फिर किस नदी पर है, तो घग्गर नदी पर है। और इसकी जो खोज है वे किसके द्वारा की गई थी, 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। उत्खनन उत्खनन जो करता है, इसका जो उत्खनन है वो 1961 में किया गया था, किसके द्वारा, वीके थापा और बीबी लाल के द्वारा। कालीबंगा कैसी सभ्यता है, तो यह है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और इसका समय क्या माना गया है, तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। ठीक है, और यहाँ से जौ के और गेहूं के अवशेष प्राप्त किए गए थे कालीबंगा सभ्यता के। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको जो थ्योरी करवाई जा रही है एक्स्ट्रा वो याद कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि एक लिंग जी के मंदिर का निर्माता थे। एक लिंग मंदिर के निर्माता थे। ऑप्शन बप्पा रावल, मोकल, सी ऑप्शन में कुंभा, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मिर्जा राजा जयसिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 की एक लिंग जी मंदिर के निर्माता थे। कौन थे एक लिंग जी के मंदिर के निर्माता, तो वो थे बप्पा रावल। या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, एक लिंग जी का मंदिर। कहाँ पर है ये, उदयपुर, कैलाशपुरी गांव। एक लिंग जी के मंदिर का जो निर्माण है वे करवाया था बप्पा रावल ने। ठीक है, बप्पा रावल जो थे वे भील राजवंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भील वंश के संस्थापक, भील वंश के संस्थापक या फिर भील वंश का पहला शासक, भील वंश का प्रथम शासक किसे कहा गया है, तो वो थे बप्पा रावल। और सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के भी उनके द्वारा ही चलाए गए थे, बप्पा रावल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या पूछा गया है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक नाम दे दिए गए हैं यहाँ पर। मोटा राजा उदयपुर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अमर सिंह राठौर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राव चंद्रशेखर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है राहुल मालदेव। बताइए क्वेश्चन नंबर 19, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है, इसे कहा गया है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, तो वो कहा गया है राव चंद्रशेखर। क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया था, इस पर महाराणा प्रताप का इन्हें पथ प्रदर्शक कहा जाता है। या फिर जो राव चंद्रशेखर है इन्हें मारवाड़ का प्रताप, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, तो मारवाड़ का जो प्रताप है राव चंद्रशेखर को कहा जाता है, या फिर मारवाड़ का भूला दूसरा राजा, मारवाड़ का भूला दूसरा राजा कहा जाता है, और वो कहा जाता है राव चंद्रशेखर। ठीक है, तो मैंने महाराणा प्रताप का, इसके अलावा महाराणा प्रताप को इन्हें अग्रगामी भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राव चंद्रशेखर, क्योंकि इन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया था।
इस वजह से इन्हें महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया है? दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। चौहान शासक का नाम दे दी रहे हैं आपको। अजयराज, अर्णवराज, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है विक्रयराज चतुर्थ, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पृथ्वीराज तृतीय। बताइए क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। कौन था? विक्रयराज चतुर्थ। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, विक्रयराज चतुर्थ। विक्रयराज चतुर्थ है, इन्हें कौन सी उपाधि से नवाजा गया है, ये कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? तो इन्हें कवि बांधव, कवि जो बांधव है इसकी उपाधि विक्रयराज चतुर्थ को दी गई है। और विक्रयराज चतुर्थ है, विक्रयराज चतुर्थ है, इन्हें चौहानों का स्वर्णकाल, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चौहानों का स्वर्णकाल किस शासकीय काल को कहा जाता है? चौहानों का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया है? तो विक्रयराज चतुर्थ के काल को कहा गया है। इसके अलावा इनके द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया गया है। संस्कृत पाठशाला का निर्माण क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि संस्कृत पाठशाला का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो विक्रयराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। और चौहानों का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया? तो विक्रयराज चतुर्थ के काल को। ठीक है। और कवि बांधव की जो उपाधि है दी गई है विक्रयराज चतुर्थ को। अजयराज के द्वारा तो अजमेर की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1113 ईस्वी में। ठीक है। और आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णवराज ने। आना सागर झील का निर्माण वो करवाया था अर्णवराज के द्वारा। या फिर वरा मंदिर, वरा मंदिर का निर्माण करवाया था किसके द्वारा? तो वरा मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णवराज ने। और आना सागर झील का निर्माण भी अर्णवराज ने करवाया था। पृथ्वीराज जो चौहान प्रत्यय है, इन्हें दल पंगुल की उपाधि दी गई है। दल पंगुल की उपाधि। ठीक है। या फिर राय पिथौरा, राय पिथौरा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दल पंगुल या फिर राय पिथौरा या पिथौरा की उपाधि दी गई है, तो किसको दी गई है? पिथौरा है ना, पिथौरा की उपाधि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं कि रणथंभौर का युद्ध कब हुआ। ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन है रणथंभौर का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 1301 ईस्वी, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1303 ईस्वी, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1308 ईस्वी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1311। बताइए क्वेश्चन नंबर 21। रणथंभौर का युद्ध कब हुआ? तो रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब आक्रमण किया गया था? 1301 ईस्वी में। ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन, रणथंभौर युद्ध ये हुआ था 1301 में। चित्तौड़गढ़ का युद्ध आप सभी जानते हैं 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। और सिवाड़ा पर हुआ था सिवाड़ा का युद्ध हुआ था 1308 ईस्वी में। इसके अलावा जालौर का युद्ध हुआ था 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया है कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। ऑप्शन दे दी गई यहाँ पर आपको, क्या क्या? कीर्तिपाल, कीर्तिपाल चौहान, वासुदेव, अजय राज, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गोविंद राज। बताइए क्वेश्चन नंबर 22। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। कौन सा जालोर के चौहान वंश का संस्थापक? तो जालोर के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो थे कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वासुदेव जो चौहान थे उनके द्वारा तो भी जो कि चौहान क्वेश्चन बनकर आ जाए कि चौहान राजवंश का संस्थापक, तो वो थे वासुदेव चौहान। और वासुदेव जो चौहान है उनके द्वारा है जो कि सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। सांबर झील का निर्माण करवाया गया था किस अभिलेख के अनुसार? तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। ठीक है, अजय राज के द्वारा अभी बताया था मैंने अजमेर की स्थापना, अजमेर की स्थापना की गई थी 1113 ईस्वी में। और गोविंद राज के द्वारा जो कि रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी गई। ठीक है, रणथंभौर में चौहान वंश की नींव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो गोविंद राज के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा गया है तो जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण, जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, बी ऑप्शन में मिर्जा राजा देवी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर मानसिंह प्रताप। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कि जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। हवा महल का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। 1799 ईस्वी में। ठीक है, तो हवा महल का अगर वास्तुकार पूछ लिया जाए कि हवा महल का वास्तुकार कौन है, तो लालचंद पुस्तक है। ठीक है, और हवा महल में कितनी मंजिल है? तो इसमें है 5 मंजिल। ठीक है, कौन कौन सी मंजिल है? तो है प्रताप मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, सूर्य मंदिर और हवा मंदिर। हवा मंदिर, ये 5 मंजिल है। और जो हवा महल है इसकी जो आकृति है वो कैसी है? हवा महल का आकार या आकृति कैसी है? तो कृष्ण के मुकुट के समान, कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
सवाई जयसिंह के द्वारा तो जयपुर की स्थापना की गई थी। सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1727 ईस्वी में। यहाँ से कई स्टेशनों का जो निर्माण हो रहा है, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह, इनके द्वारा दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण करवाया था। दीवाने आम और दीवाने एक खास, दीवाने खास का निर्माण किसके द्वारा? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। और मानसिंह जो प्रथम है, इनके द्वारा आमेर के किले का निर्माण, आमेर किले का निर्माण, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा गया है? कवि बिहारी मल किसके दरबारी थे? कवि बिहारी मल किसके दरबारी थे? ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है। मानसिंह, ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मिर्जा जयसिंह, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है सवाई जयसिंह, और ये ऑप्शन में आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, कवि बिहारी मल किसके दरबारी थे? किसके दरबारी थे कवि बिहारी मल? कवि जो बिहारी मल है किसके दरबारी थे? मिर्जा राजा जयसिंह। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें अंतर है सवाई जयसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि तो बिहारी मल थे, और सवाई जयसिंह की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दरबारी कवि कौन थे, सवाई जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, तो बताइए क्या करोगे? श्री कृष्ण भट्ट, श्री कृष्ण भट्ट इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। दोनों में काफी अंतर है। मिर्जा राजा जयसिंह का अगर दरबारी कवि पूछा जाए तो बिहारी मल बताना है, और सवाई जयसिंह का दरबारी कवि आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बताना है श्री कृष्ण भट्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा गया है कि आमेर के शासक भारमल ने अकबर के अधीन का स्वीकार की। आमेर के शासक भारमल ने अकबर के अधीन स्वीकार किया। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन में आपको 1556, 1558, 1562, 1514। बताइए कौन सी स्त्री ने स्वीकार की थी कि आमिर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? भारमल, भारमल वे शासक था राजस्थान का जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। क्वेश्चन मन कर सकता है कि सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो उस शासक का नाम था भारमल, और भारमल ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था 1562 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और भारमल की जो पुत्री थी उसका नाम था क्या? फरक्काबाई। भारमल की जो पुत्री थी उसका नाम था हरकाबाई, और हरकाबाई का जो विवाह है, हरकाबाई का जो विवाह है वो किसके साथ होता है? अकबर के साथ। कब होता है विवाह? 1562 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? सामभर में, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हरकाबाई और अकबर का विवाह कहाँ पर हुआ? तो सामभर में। कब हुआ? 1562 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। और हरकाबाई के पुत्र का क्या नाम था बताइए? क्वेश्चन यूं बना के दे दिया जाए कि
हरकाबाई के पुत्र का नाम था, तो क्या करोगे? क्वेश्चन अगर ये आ जाए एग्जाम के अंदर कि हरकाबाई के पुत्र का क्या नाम था, तो क्या करोगे? सलीम। सलीम या फिर जहांगीर। ठीक है, सलीम को ही, सलीम का ही दूसरा नाम जहांगीर है या फिर जहांगीर का ही दूसरा नाम सलीम है। तो हरकाबाई के पुत्र का नाम सलीम जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? ऑप्शन गाबरोल, कुंभलगढ़, रणथंभौर। डी ऑप्शन में दे दिए गए हैं नाहरगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 कि कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या करोगे? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? तो गाबरोल का दुर्ग आता है। गाबरोल, गाबरोल का दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में। कौन सी नदी पर है गाबरोल का दुर्ग? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है गाबरोल का दुर्ग। तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, और दौड़ परमाणु द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये राजसमंद में, तो कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरी दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? रणथंभौर दुर्ग, गिरी दुर्ग और एरण दुर्ग, इन दोनों दुर्गों की श्रेणी में भी आता है ये रणथंभौर दुर्ग। नाहरगढ़ जो दुर्ग है ये जयपुर में है और गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यार राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 27 में आपसे क्या क्या पूछा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। ऑप्शन मंडल, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नापा, कुंजा, जेता। बताइए क्वेश्चन नंबर 27। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन? कुंभलगढ़, इसका प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडल। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है ये? राजसमंद। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका जो प्रारंभिक निर्माण करता थे वे कौन थे? संप्रति मौर्य। संप्रति मौर्य क्वेश्चन बनता सकता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रारंभिक निर्माण करता कौन थे? तो संप्रति मौर्य थे और पुनः निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसका पुनः निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग अभी बताया था मैंने आपको गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, और इस कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी जो दीवार की लंबाई है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि दीवार की लंबाई, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? तो 36 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछा गया है। इसका जो शिल्पी है वह था मंडल। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। चौरासी दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, इसी कारण से महाराणा कुंभा को जो राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
28 क्या पूछा गया है कि ऊँट की खाल चित्राकल इसमें चित्रशैली की विशेषता ऑप्शन मेवाड़ की, बी ऑप्शन में बीकानेर, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जोधपुर से। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है किशनगढ़ से। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करोगे कि उसी खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है, सॉरी किस चित्र शैली की विशेषता है। उसी खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं उसका कला, उसका कला। और उसका कला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, और बीकानेर। आप सही जानते हैं, ठीक है। तो उसका कला के अगर प्रसिद्ध कलाकार पूछ लिया जाए कि जो उसका कला है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो क्या करोगे, ईशामुद्दीन, ईशामुद्दीन। और ईशामुद्दीन को है जो कि 1986 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बीकानेर से उष्णा कला का सम्मान। और उष्णा कला किससे कहते हैं, तो ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन, ठीक है, उसे उष्णा कला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा गया है कि गरीब की गाय कहलाती है, गरीब की गाय कहलाती है। ऑप्शन गाय, बकरी, भेड़ या फिर भेड़। बताइए गरीब की गाय कहलाती है, आप सही जानते हैं इसका आंसर। तो गरीब की गाय कहलाती है, तो गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है बकरी। गरीब की गाय तो बकरी ही कहलाती है, या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और बकरी की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, तो जखराना, ठीक है, जखराना। इसके अलावा और कौन कौन सी बकरी की नस्ल है, जमुनापरी या फिर बरबरी, मारवाड़ी, सिरोही, शेखावटी, इसके अलावा लोधी। ये बकरी की प्रमुख नस्ल है, ठीक है। और बकरी है जो कि सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है, क्वेश्चन बनकर सकता है कि बकरी सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है, तो बाड़मेर। न्यूनतम बकरियां धौलपुर जिले में पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है कि 2011 जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। ऑप्शन धौलपुर, बी ऑप्शन में कोटा, सी ऑप्शन में जालौर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है डूंगरपुर। बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो वो है डूंगरपुर। और डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है ये कितना है, 994, ठीक है। दूसरे नंबर पर है राजसमंद जिला, और राजसमंद का लिंगानुपात है 999। तीसरे नंबर पर है पाली, और पाली का कितना है 987। प्रतापगढ़ का
पाली का 987 है और प्रतापगढ़ का है 900। ठीक है, समझ में आया? कि राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर की। डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है 994। उसके बाद आता है राजसमंद। दूसरा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात जिला है तो राजसमंद। राजसमंद का 990, पाली का 987 और प्रतापगढ़ का 983। और न्यूनतम लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है धौलपुर। और धौलपुर का कितना है? 846। ठीक है, धौलपुर। उसके बाद आता है जैसलमेर। और जैसलमेर में कितना है? 852। और तीसरे नंबर पर आता है करौली। करौली का लिंगानुपात 861 है। और चौथे नंबर पर आता है भरतपुर और इसका है 880। इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि राजस्थान का दूसरे नंबर पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है तो फिर जैसलमेर। ये तो पता ही है सबको कि न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर में 800। लेकिन दूसरे नंबर का भी पूछ सकता है, तीसरे नंबर का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया है तो डूंगरपुर। ठीक है, कोटा में सर्वाधिक साक्षरता है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो कोटा। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है तो जालौर। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के हमने 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।